गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं एमपी टेट वर्ग 2 में जो परीक्षा होने वाली है अभी नेक्स्ट ईयर, उसमें संभावित आ सकने वाले कुछ क्वेश्चंस एरर करेक्शन में मैंने कलेक्टिव अलग अलग चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उन कलेक्शंस को लेकर के मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए हम एरर करेक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास मैंने जो रिसेंट एग्ज़ाम है ना, अभी जो चल रहे हैं या आने वाले हैं, उसमें एरर करेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको मैं कवर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो एक तरफ तो मैं ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उनको तो मैं बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए आपको जो है बीच बीच में जो है मैं वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले वही क्रम है, आप इनको क्या करिए, सॉल्व करते रहिए और स्क्रीन रोक के पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए मैं पहले पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ स्क्रीन में। चलिए, तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश्ड टू मीट मी एट द इवेंट। देखिए इसका मतलब ये है कि काम फिनिश करके मेरी वाइफ जो है काम फिनिश करके रश्ड मतलब आना, मेरे से मिलने के लिए एट द इवेंट मतलब इवेंट में मेरे से मिलने के लिए जल्दी आई। रश्ड मतलब जल्दी करके, ठीक है। इसमें देखिए जो इसमें किस पार्ट में एरर है, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। इस पार्ट में देखिए आपने यदि कौन सा पार्टिसिपल का टॉपिक पढ़ा हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जो रूल होता है वो कौन सा होता है, हैविंग के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जबकि रूल क्या है, हैविंग के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैविंग फिनिश्ड मतलब अपना काम समाप्त करके, ठीक है दोस्तों। तो किस पार्ट में आ रहा था, पहले पार्ट में। कहाँ का क्वेश्चन है ये, पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा। पार्टिसिपल जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब के अंतर्गत टॉपिक आता है ना, इन्फिनिटिव, जीरेंस और पार्टिसिपल के अंदर भी परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, है ना। यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म मतलब आपको ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी इस गवर्नमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो क्या करना पड़ेगा। देखिए फिर से क्वेश्चन बदल गया, मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से उस क्वेश्चन को ले आता हूँ। शायद ये मेरे टच से वापस से क्या हो गया है, फ्रंट स्लाइड से ये आपका, हाँ, यू मस्ट अबाइड। देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये जो करंट गवर्नमेंट है उसके अनुसार क्या होना पड़ेगा, उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को आपको क्या होना, मानना पड़ेगा, उनके साथ बने रहना पड़ेगा। तो देखिए ये जो फ्रेज़ है यहाँ पे अबाइड ऑन, ये एक फ्रेज़ है जो कि यहाँ पे गलत प्रयोग हुई है, ठीक है। देखिए अबाइड बाय एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब है बने रहना, क्या, बने रहना, ठीक है। तो आपको इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ क्या रहना है, बने रहना है, उसकी बात को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे गलत फ्रेज का इस्तेमाल हुआ अबाइड ऑन, इसकी जगह क्या होना चाहिए, अबाइड बाय, ठीक है। तो एक ये फ्रेज का क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। कह रहा मेरे पास क्या है, आई विल हैव, मेरे पास होगा क्या क्या, बोथ, दोनों, बोथ मतलब दोनों, द ब्लू और द ब्लैक पेन। तो देखिए यहाँ पे और का प्रयोग हुआ है, और का मतलब क्या होता है, अथवा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेरे पास दोनों होंगे, क्या होगा, द ब्लू और द ब्लैक पेन। तो देखिए और का मतलब हो गया अथवा, तो कह रहा है या तो ब्लू होगा या तो ब्लैक होगा, जबकि प्रयोग किसमें हुआ है, बोथ का। तो ठीक है, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि बोथ के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन ये लिया है, ये क्वेश्चन है आपका कंजंक्शन से। बोथ के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, एंड का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, और में क्या हो जाता है, या तो ब्लू लेगा या तो ब्लैक। तो फाइनली कितने पेन लेगा, एक,
ठीक है। फाइनली कितने प्लेन लेगा, एक। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोल रहा है, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। इसका मतलब यहाँ और नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एंड, ठीक है। इसका मतलब है ब्लू प्लस ब्लैक, मतलब दोनों, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है बोथ के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एंड का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, मतलब वो कब आए, वो यहाँ शाम को आए और उन्होंने क्या किया, बिगिन शुरू किया, मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। देखिए दे केम हियर, ये कहाँ का है, पास्ट सिंपल का, वो यहाँ आए। और एंड से देखिए बिगिन मेकिंग, तो ये बिगिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंड से दो सेंटेंस जोड़े होते हैं तो आपको ये सेम टेंस को फॉलो करेगा। तो जो आपका पहला वाला कहाँ से बना है, पास्ट सिंपल से बना है, इसका मतलब है जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो भी कहाँ से, सेम टेंस फॉलो करेगा, ये भी पास्ट सिंपल से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड, बिगिन नहीं होगा, एंड बिगेन जो है आपका जो सेकेंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, सेकेंड फॉर्म क्या है, बिगेन, एंड बिगेन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेम टेंस को फॉलो करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या कह रहा है, इट इज़ पेनफुल टू सॉ दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। ये कह रहा है कि ये बहुत ही पेनफुल है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टदायी है कि बहुत सारे युवा क्या कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर क्या कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं और टाइम ख़राब कर रहे हैं बिना किसी मतलब के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर है, यहाँ एरर है आपके फर्स्ट पार्ट में, इट इज़ पेनफुल टू सॉ। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है टू के साथ कौन सा, वर्ब की सेकंड, कभी भी आपको ये टू के साथ सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी। टू के साथ हमेशा हम कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, किसके रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में, ठीक है। वर्ब के अंदर जो इन्फिनिटिव का टॉपिक है उसमें आप वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं टू के साथ। कभी भी आपको टू के साथ डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, टू के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इट इज़ पेनफुल टू सी, सॉ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। क्या कह रहा है, हम एज एन इंडियन क्या कर रहे हैं, हम भारत में आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ। हम भारत में एक कंफर्टेबल और सेटल लाइफ की क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, ऐसा देख रहे हैं, कहाँ, इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या एरर है, फर्स्ट पार्ट में देखें, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ। देखिए एंड से जुड़ा है, ये क्या 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 लिखा है, अ कंफर्टेबल एंड सेटल। देखिए यहाँ पे एंड के बाद यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब का, जबकि ये वर्ब नहीं है, ठीक है। तो आप एंड के साथ क्या कर सकते हो, एंड के साथ या आप डायरेक्ट कहीं भी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हो। देखिए एंड के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया है, वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। तो वर्ब को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, वर्ब को आप यदि स्ट्रक्चर से अलग यदि आप कहीं वर्ब लिख रहे हो तो उसको लिखने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप टू से लगाइए, या तो आप वर्ब के साथ ing लगाइए, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस जनरेट कर रहा है वो अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ, यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, सेटल्ड लाइफ, ये इस सेंस में है। तो यहाँ पे आपको सेटल गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेटल्ड लाइफ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वर्ब आप नहीं लिख सकते हो कहीं भी, या तो आप टू से बनाइए, इन्फिनिटिव कहलाएगा, ing बनाइए आपका जीरेंस कहलाएगा, या थर्ड फॉर्म बनाइए तो आपका पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिए। इन द करंट ईयर्स, small lenders who global banks
हैव लॉन्ग स्नियर एट आर परफॉर्मिंग मोर बेटर देन द जिन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए, इन द करंट ईयर्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। स्मॉल लेंडर्स हु ग्लोबल बैंक्स हैव लॉन्ग स्नियर एट आर परफॉर्मिंग मोर बेटर देन। यहाँ पे देखिए मोर का प्रयोग हुआ है और बेटर देन का प्रयोग किया हुआ है। देखिए हम मोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे देखिए जिन एडजेक्टिव्स के साथ हम ER का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे आपका ग्रेटर देन है, बेटर देन है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ हम ER का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है तो हम ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते हैं, वैसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर का। तो मोर का प्रयोग कब करते हैं, जब यहाँ पे आपको ER का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आपके पास ER ना हो तब आप क्या करते हो, मोर का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे क्या है, already if you have written better than, it means ER has been mentioned already, then more is not needed here। यदि already आपको ER और then है तो more की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। If we do not use ER here then we use more फॉर कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं यदि ER ना हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे है तो मोर का यूज वहाँ पे इट इज़ अननेसेसरीली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 इन द, शायद ये सेम टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, अपार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इनफ many professionals don't think about how asking different types of questions can lead to different outcomes। चलिए इसको बताइए क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, a part of not speaking up enough। तो देखिए आपको सीधी सीधी ध्यान रखना है, देखिए अपार्ट फ्रॉम, देखिए जब एक किसी विषय से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं इस टॉपिक को छोड़ के, इस बात को छोड़ के इसकी बात करिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। हम ये कहते हैं क्रिकेट की नॉलेज को छोड़कर उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना, तो हम क्या कहेंगे, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट ही नोज एवरीथिंग। क्रिकेट को छोड़कर उसकी नॉलेज बहुत अच्छी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपार्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, अपार्ट फ्रॉम को यूज़ करते हैं, अपार्ट ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम नॉट स्पीकिंग अप इनफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर्याप्त ना बोलने से अलग, इस तरीके से इसका सेंस होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अपार्ट के साथ क्या प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले सॉल्व कर लीजिए। When business leaders fail to decide and act wisely, their company suffers। देखिए when business leaders, जब क्या होता है, जो आपके लीडर्स हैं फेल टू डिसाइड करने में फेल हो जाते हैं, एंड एक्ट वाइजली, और निर्णय लेने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब मतलब जो लीडर्स हैं वो क्या ना कर पाएँ, निर्णय ना ले पाएँ, उसमें फेल हो जाएं, तो क्या होता है, देयर कंपनीज सफ़र्स, तो उनकी कंपनी क्या होती है, सफ़र होती है, ठीक है, उनकी समस्या जाती है। तो देखिए देयर कंपनीज, ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, और सफ़र्स SES, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो आप ध्यान रखें प्लूरल के साथ कभी भी क्या होता है, SES का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, सिंगुलर के साथ होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सफ़र्स नहीं होना चाहिए, सफ़र होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कंपनीज सफ़र है ना। आप सीधे सीधे समझिए, कंपनीज सफ़र, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, S या ES का प्रयोग नहीं करते। यहीं पे यदि एक कंपनी होती तो हम कहते हैं कंपनी सफ़र्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या होता है, S या ES का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आप सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या कहते हैं, वी आर ऑफन ब्लाइंडली टू द मैनी फोर्सेज दैट क्रिएट एंड सस्टेन आवर बिहेवियर्स। यहाँ पे देखें, वी आर ऑफन ब्लाइंडली टू द मैनी फोर्सेज, हम लोग अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, या हम लोग जो है उसको ध्यान से जो है चेक नहीं कर पाते हैं। मैनी फोर्सेज दैट क्रिएट एंड सस्टेन आवर बिहेवियर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस लाइन में मैनी, वी आर ऑफन ब्लाइंडली, देखिए यहाँ पे ब्लाइंडली क्या है,
ब्लाइंडली एक एडवर्ब है, ठीक है, ब्लाइंडली एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पे क्या है, गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, वी आर ऑफन ब्लाइंड, क्या, ठीक है, वी आर ऑफन ब्लाइंड। यहाँ पे इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है ना, ब्लाइंडली। यहाँ पे चूँकि वर्ब के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे अननेसेसरी रूप से इसका प्रयोग हुआ है। कैसे प्रयोग हुआ इसका, वी आर ऑफन ब्लाइंड टू द मैनी फोर्सेस, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। द ओक ट्री always thought that it was much stronger than any other trees in the garden। जो ओक का ट्री है वो हमेशा उसने क्या सोचा कि उसका जो पेड़ है, ओक का जो ट्री है वो मच स्ट्रॉन्गर देन, दूसरे पेड़ों की अपेक्षा वो ओक का ट्री क्या सोचता है कि उस बाकी पेड़ों की अपेक्षा वो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये किस डिग्री में है, ये कॉम्परेटिव डिग्री में इस्तेमाल हुआ है। कहाँ का है, कॉम्परेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, देखिए एनी अदर का प्रयोग करते हैं हम कॉम्परेटिव डिग्री में, एनी अदर ट्रीज। तो देखिए आपको पहले भी किसी क्लास में बताया था, जब भी हम ऑल अदर से तुलना करते हैं, ठीक है, जब हम ऑल अदर से तुलना करते हैं तब वहाँ पे जो आपका आने वाला नाउन है, जो नाउन है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। जबकि जब आप कहाँ से कंपैरिजन करते हैं, एनी अदर से, तो वहाँ पर जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो गलत है, क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर होगा क्योंकि ये एनी अदर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी अदर ट्री, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रूल्स है मैंने आपको जब डिग्री का सेशन है वो आपको मैंने पढ़ाया था। यदि आपने डिग्री क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर डिग्री क्लास विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है, रिवाइज करने के लिए, मतलब फिर से चालू करने के लिए पेंशन स्कीम बैंक के कर्मचारियों के लिए सिंस नेक्स्ट ईयर। तो देखिए ये कह रहा है कि बैंक के कर्मचारियों को पेंशन रिवाइज किया सिंस नेक्स्ट ईयर। तो देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, टाइमिंग बताने के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो सिंस का प्रयोग है वो नॉर्मली हम करते हैं कि उतने समय से या तब से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि अब से यहाँ से चालू होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से फ्रॉम का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, अगले साल से। यहाँ पे सिंस का जो प्रयोग है अननेसेसरी है, सिंस नहीं आएगा, आप कह सकते हो फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस आपका आंसर नहीं आएगा, गलत है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है ये, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो क्या हेल्प करेगा आपको, इन अंडरस्टैंड, समझने में, बैंकिंग को समझने में और बिजनेस कॉन्सेप्ट, मतलब बैंक को समझने में और बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपने सीधे सीधे रूल पढ़ा है कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो हमेशा आप क्या करते हो, आईएनजी ही लगाओगे, बिना आईएनजी के साथ क्या नहीं कर सकते हो, आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड देखिए यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के पहले क्या प्रयोग हुआ है, इन। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे एरर मुझे मिल गई बी पार्ट में। बट देखिए कहना क्या चाह रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आपका आंसर क्या क्या कहना चाहता है, समझने में, क्या, टू अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड इस तरीके से यूज़ होगा, इन अंडरस्टैंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि इन यदि आता भी तो इनके बाद फिर क्या है, अंडरस्टैंड नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, तो आप क्या करिए, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, समझने में, बैंकिंग को समझने में और बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा यहाँ पे, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। इन वहाँ पे इन इज इनकरेक्ट ओवर देयर, राइट। Now let's move to the next question, that is the last question, question number 15. The power supplying in many states has been badly affected because of the shortage of coal. तो यहाँ पे देखें जो पावर सप्लाई है
अलग अलग स्टेट में वो क्या है, बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है, क्योंकि किसके कारण, जो कोयले की शॉर्टेज है उसके कारण जो है विद्युत की सप्लाई प्रभावित हो गई। तो देखिए द पावर सप्लाइंग, देखिए ये यहाँ पे अननेसेसरी रूप से आईएनजी प्रयोग हुआ, क्या होना चाहिए, द पावर सप्लाई, क्या होना चाहिए यहाँ पे, द पावर सप्लाई, आईएनजी का प्रयोग अननेसेसरी रूप से किया गया, ठीक है। सो दिस वाज द सेशन दैट वाज हेल्ड टुडे and I hope you all enjoyed this session. If you liked this session, please like, comment and share my video. Thank you very much. Jai Hind.